प्यारे बच्चों, क्लास 12 के लिए JCRT द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है। इसमें आज हम लोग भूगोल के मॉडल प्रश्न पत्रों के आंसर को देखेंगे। सेट 1 का आंसर भूगोल का श्री योगेंद्र कुमार सिंह, जो PGT भूगोल के शिक्षक हैं, साथ ही हमारे स्कूल के प्रभारी प्राचार्य भी हैं, उनके द्वारा आंसर को तैयार करवाया गया है। आप लोगों के लिए उन्होंने समय निकाला है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चे इससे लाभ उठा सके। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1 विषय भूगोल, पूर्णांक 35 नंबर का रहेगा। 1.5 घंटा का समय आपके पास रहेगा। इसका पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? तो किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या के घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, जनसंख्या प्रवास से आपका क्या तात्पर्य है? तो व्यक्तियों के एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर बसने की क्रिया को प्रवास कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हरित क्रांति क्या है? तो हरित क्रांति उच्च गुणवत्ता वाले बीज, रासायनिक उर्वरक व गहरी सिंचाई आधारित कृषि उत्पादन की एक नवीन प्रक्रिया थी। इस क्रांति को अधिक उपज देने वाले किस्मों का कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है। हरित क्रांति का दूसरा नाम सदाबहार क्रांति भी है। चौथा है, जल प्रदूषण से होने वाले किन्हीं 2 बीमारियों के नाम लिखे। तो हैजा और टाइफाइड बुखार। जल संभरण प्रबंधन के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। तो जल संभरण प्रबंधन में मिट्टी एवं जल संरक्षण पर जोर दिया जाता है ताकि जैव मात्रा उत्पादन में वृद्धि हो सके। इसका प्रमुख उद्देश्य भूमि एवं जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास, द्वितीय संसाधन पौधों एवं जंतुओं का उत्पादन इस प्रकार करना जिससे पारिस्थितिक असंतुलन पैदा ना हो। छठा क्वेश्चन है, धात्विक खनिज को 2 उदाहरण लिखे। तो जिन खनिजों से धातु प्राप्त होती है उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं, जैसे लोहा, अयस्क, बॉक्साइट आदि। आधारभूत उद्योग क्या है? तो जिनका निर्मित सामान दूसरे उद्योगों के आधार का कार्य करता है वे आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। 8वां क्वेश्चन है, जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दें। तो इसके सुझाव निम्नलिखित है। पहला, शासन द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ नियम बनाए हैं जिनका सभी नागरिकों, संस्थाओं तथा उद्योग धंधों को अनिवार्यतः पालन करना चाहिए। दूसरा है, प्रत्येक घर में सेप्टिक टैंक होना चाहिए। तीसरा है, शोधन के पूर्व औद्योगिक अपशिष्टों को जल में नहीं छोड़ना चाहिए। जल स्रोतों में पशुओं को भी नहीं धोना चाहिए। अगला है पॉइंट, कीटनाशियों, कवकनाशियों इत्यादि के रूप में निम्नीकरण योग्य पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। खतरनाक कीटनाशियों के उपयोग में प्रतिबंध लगाना चाहिए। अगला पॉइंट है, जल स्रोतों के जल के शोधन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगला पॉइंट है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जल शोधन संयंत्रों को लगाना चाहिए जिससे इनके द्वारा निकला जल शुद्ध होने के बाद ही जल स्रोतों में जा सके। अगला पॉइंट है, नगरों के वाहित मल को आबादी से दूर छोड़ना चाहिए। वाहित मल में कार्बनिक पदार्थों को कम करने के लिए ऑक्सीकरण तालाब या फिल्टर बेड का प्रयोग करना चाहिए। अगला पॉइंट है, पशुओं के प्रयोग के लिए अलग अलग जल स्रोत का प्रयोग करना चाहिए। अगला पॉइंट है, समय समय पर जल स्रोतों से हानिकारक पौधों को निकाल देना चाहिए। अगला पॉइंट है, कीटनाशियों, खपतवारनाशियों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। अगला पॉइंट है, ताप तथा परमाणु बिजली घरों से निकलने वाले जल को ठंडा होने के बाद शुद्ध करके ही जल स्रोत में छोड़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में सड़क परिवहन को परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में अधिक उपयोगी क्यों माना जाता है? तो इसके निम्नलिखित कारण है। पहला, सड़कें अपेक्षाकृत अधिक उबड़ खाबड़ और ढलाऊ भूमि पर भी बनाई जाती है। दूसरा, सड़कें एक द्वार से दूसरे द्वार तक सेवा प्रदान करती है। तीसरा, सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधकों की पूरक है। अगला है, शीघ्र खराब होने सामान जल्दी से ढोए जा सकते हैं। अगला पॉइंट है, थोड़ी दूर की यात्रा के लिए अपेक्षाकृत अधिक सुविधाजनक है। अगला पॉइंट है, सड़कों का निर्माण एवं रखरखाव अपेक्षाकृत आसान तथा लागत कम है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योग को वर्गीकृत कीजिए। तो आकार के आधार पर उद्योग 4 प्रकार के होते हैं। पहला, वृहत उद्योग, औद्योगिक इकाइयां जिनमें पूंजी निवेश 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, जैसे टाटा आयरन स्टील कंपनी।
अगला पॉइंट है मध्यम उद्योग, जिनमें कुल पूंजी निवेश 5 से 10 करोड़ रुपए के मध्य है, जैसे चमड़ा उद्योग। और तीसरा है लघु उद्योग, जिसमें कुल पूंजी निवेश 2 से 5 करोड़ रुपए तक है, जैसे लाख उद्योग। और लास्ट पॉइंट है कुटीर उद्योग, जिसमें पूंजी निवेश नाम मात्र का होता है तथा जो परिवार के सदस्यों की सहायता से चलाए जाते हैं। ग्राम में स्थित होने पर या ग्रामीण उद्योग तथा नगर में स्थित होने पर नगरीय कुटीर उद्योग कहे जाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो ऊर्जा आंसर है ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनका प्रयोग हम दोबारा और बार बार कर सकते हैं, उन्हें हम ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत या गैर परंपरागत स्रोत या पूर्ण प्रयोगी स्रोत कहते हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत में निम्नलिखित है। पहला है वायु ऊर्जा या पवन ऊर्जा। तो वायु की शक्ति से उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा पवन ऊर्जा कहलाती है। हवा के वेग से चलने वाले पवन चक्कियों के द्वारा धरती से जल खींचने और विद्युत पैदा करने का काम लिया जाता है, जो ऊर्जा उत्पादन करने का अत्यंत ही सस्ता एवं पूर्णतः प्रदूषण रहित उपाय है। अमेरिका में इस विधि से लगभग 2000 मेगावाट तक की बिजली का उत्पादन किया जाता है। अगला है पॉइंट सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का अक्षय एवं अनंत भंडार है कि सूर्य की समस्त ऊर्जा का सिर्फ 10% हिस्सा ही धरती पर आ पाता है। बावजूद इससे अन्य सभी साधनों से प्राप्त ऊर्जा से 36 गुना अधिक ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। अकेले थार रेगिस्तान के 100 वर्ग मील क्षेत्रफल पर पड़ने वाली धूप से ही उत्पन्न ऊर्जा से संपूर्ण भारत वर्ष को ऊर्जा के मामले में संतुष्ट किया जा सकता है। हमें सौर ऊर्जा प्रकाश एवं ताप 2 रूपों में प्राप्त होती है। अगला पॉइंट है जल ऊर्जा। नदियों पर बहाए गए पनबिजली एवं बांधों तथा समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटों को भी गैर परंपरागत ऊर्जा के अच्छे स्रोत के रूप में देखा जा सकता है। एशियाई देशों में चीन जल विद्युत विकास के क्षेत्र में अग्रणी है। भारत में भी आजकल प्रचालनरत कई पनबिजली संयंत्र ऐसे हैं जिनका निर्माण अंग्रेजी शासनकाल के दौरान किया गया था। आज लघु जल ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से देश में लगभग 4000 मेगावाट तक की बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। भाखड़ा, नांगल, दामोदर घाटी, चंबल घाटी, हीराकुंड जैसी परियोजनाओं की सफलता को नकारा नहीं जा सकता है। पनबिजली का निर्माण बांध का निर्माण करके नदियों के जल प्रवाह को रोककर और उसे तेज धारा के साथ ऊंचाई से गिराकर किया जाता है। नदियों के अलावा यहाँ हो जाएगा नदियों के अलावा समुद्रों से भी गैर परंपरागत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। अगला है बायोगैस का प्रयोग। सूर्य और हवा की तरह बायोगैस भी बार बार ऊर्जा उत्पन्न करने का साधन है, जो मानव एवं पशुओं के मल, घरेलू कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों, खपतवारों, जंगल के कच्चे माल, लकड़ी उद्योग के गौण उत्पादन आदि से प्राप्त किया जाता है। बायोमास से उत्पन्न बायोगैस एवं बायोडीजल आज वैश्विक स्तर पर ऊर्जा उत्पादन करने के लिए प्रमुख साधन बन गए हैं। क्या है बायोडीजल का उत्पादन एवं प्रयोग। बायोडीजल की तरह सभी वाहनों में स्वतंत्र रूप से अथवा बायोडीजल के साथ मिलाकर किया जा सकता है। साथ ही इसकी आपूर्ति पेट्रोल पंपों पर भी पूर्व व्यवस्था के बिना किसी परिवर्तन के की जा सकती है। यदि थोड़ी बहुत समस्याओं को दूर कर लिया जाए तो बायोडीजल से विश्व में बड़े स्तर पर वाहन चलाए जा सकते हैं। आज से लगभग 1 शताब्दी पूर्व ही पेरिस में मूंगफली के तेल से तैयार डीजल से वाहन चलाने का प्रदर्शन किया जा चुका है, जो बायो ईंधन का ही एक रूप है। आज ऑस्ट्रिया, यूरोप सहित विश्व के अन्य देशों में भी बायोडीजल का व्यावसायिक उत्पादन किया जा रहा है। वर्षा जल संरक्षण क्या है, इसके 4 उद्देश्य बताएं। तो वर्षा जल संग्रहण विभिन्न उपायों के लिए वर्षा जल रोकने और एकत्र करने की विधि है। जल संग्रहण करने का उद्देश्य, तो जल संभरण प्रबंधन में मिट्टी एवं जल संरक्षण पर जोर दिया जाता है, जिससे कि जैव मात्रा उत्पादन में वृद्धि हो सके। दूसरा पॉइंट है भूमि एवं जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास। द्वितीय संसाधन पौधों एवं जंतु का उत्पादन इस प्रकार करना जिससे पारिस्थितिक असंतुलन पैदा न हो। तीसरा है जल संभरण प्रबंध न केवल जल संभरण समुदाय का उत्पादन एवं आय बढ़ाता है। जल संभर प्रबंधन सूखे एवं बाढ़ से भी लोगों को राहत देता है तथा निचले बांध एवं जलाशयों का सेवा काल भी बढ़ाता है, अर्थात इसमें जल के स्तर को भी बढ़ाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है भारत में कृषि की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो समस्या निम्नलिखित है। पहला,
पूर्व में कृषि क्षेत्र से संबंधित भारत की रणनीति मुख्य रूप से कृषि उत्पादन बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित रही, जिसके कारण किसानों की आय में बढ़ोतरी करने पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। दूसरा है, विगत 50 वर्षों के दौरान हरित क्रांति को अपनाए जाने के बाद भारत का खाद्य उत्पादन 3.7 गुना बढ़ा है, जबकि जनसंख्या में 2.55 गुना वृद्धि हुई है, किंतु किसानों की आय वृद्धि संबंधी आंकड़े अभी भी निराशाजनक हैं। तीसरा पॉइंट है, ज्ञात हो कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो कि इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, किंतु यह लक्ष्य काफ़ी चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। अगला पॉइंट है, लगातार बढ़ते जनसांख्यिकीय दबाव कृषि में प्रच्छन्न रोजगार और वैकल्पिक उपयोगों के लिए कृषि भूमि के रूपांतरण जैसे कारणों से औसत भूमि धारण में भारी कमी देखी गई है। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1970-71 में औसत भूमि धारण 2.28 हेक्टेयर था, जो वर्ष 1980-81 में घटकर 1.82 हेक्टेयर और वर्ष 1995-96 में 1.50 हेक्टेयर हो गया था। अगला पॉइंट है, उच्च फसल पैदावार प्राप्त करने और कृषि उत्पादन में निरंतर वृद्धि के लिए बीज एक महत्वपूर्ण और बुनियादी कारक है। अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन करना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है उन बीजों का वितरण करना, किंतु दुर्भाग्यवश देश के अधिकतर किसानों तक उच्च गुणवत्ता वाले बीज पहुंच ही नहीं पाते हैं। अगला पॉइंट है, भारत का कृषि क्षेत्र काफ़ी हद तक मानसून पर निर्भर करता है। प्रत्येक वर्ष देश के करोड़ों किसान परिवार बारिश के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रकृति पर अत्यधिक निर्भरता के कारण कभी कभी किसानों को नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। यदि अत्यधिक बारिश होती है तो भी फसलों को नुकसान पहुंचाता है, और यदि कम बारिश होती है तो भी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। इसके अतिरिक्त कृषि के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन भी एक प्रमुख समस्या के रूप में सामने आया है और उनकी मौसम के पैटर्न को परिवर्तन करने में भी भूमिका अदा की है। अगला पॉइंट है, आज़ादी के 7 दशकों बाद भी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विपणन व्यवस्था गंभीर हालत में है। यथोचित विपणन सुविधाओं के अभाव में किसानों को अपने खेत की उपज को बेचने के लिए स्थानीय व्यापारियों और मध्यस्थों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे उन्हें फसल का सही मूल्य प्राप्त हो पाता है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या प्रवास को प्रभावित करने वाले अपकर्ष कारकों को लिखिए। तो प्रवास के अपकर्ष कारक हैं। पहला, अपकर्ष कारक वे कारक हैं जो किसी क्षेत्र के अनुकूल परिस्थितियों के कारण लोगों को अपनी ओर आकर्षित या अपने क्षेत्र से प्रवास करने के लिए विवश करते हैं, अपकर्ष कारक कहलाता है। इसके अंतर्गत रहन सहन की अच्छी दर्शाएं, शांति व स्थायित्व, जीवन संपत्ति की सुरक्षा, काम के बेहतर अवसर व अनुकूल जलवायु जैसे कारक करते हैं। दूसरा पॉइंट है, नगरों में अच्छे आर्थिक अवसरों, शिक्षा तथा मनोरंजनों के साधनों के कारण लोग चुंबक की तरह आकर्षित होते हैं। तीसरा पॉइंट है, नगरों में उद्योग, परिवहन, संचार, व्यापार तथा वाणिज्य आदि की बेहतर सुविधाएं लोगों को प्रवास के लिए प्रेरित करती है। आशा है कि यह उत्तर आपकी आवश्यक मदद करेगा। तो बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चे इसका लाभ उठा सके। जय हिंद, जय भारत।